वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है ना। 30 नवंबर को हमारा लास्ट शिफ्ट था। अब सबका इंतजार है कि आंसर की कब तक आएगी, है ना। तो वैसे मैं बता दूं, आपकी आंसर की विद इन 1 वीक के अंदर आ ही जानी चाहिए। 1-2 दिन के अंदर भी आ सकती है क्योंकि सीजल की भी जल्दी आ गई थी। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स मान लो आपके 15 दिसंबर से पहले आपकी आंसर की आ ही जाएगी। ठीक है, पर आपको आंसर की वीडियो देखने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है वीडियो में, क्योंकि आप वीडियो मतलब यूट्यूब में समझ नहीं सकते कि भाई कंटेंट इतना फैल चुका है कि लोग पढ़ने से ज़्यादा ना वीडियो कंटेंट ही देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको आंसर की का वेट नहीं करना है। जो भी आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा, विद इन 1 वीक के अंदर आपको चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, अभी तो सिलेक्शन पोस्ट का मेन रिजल्ट बाकी है। अब पहले उसका रिजल्ट आ जाए, है ना। कब से डिले हो रखा है, वो भी शायद मेरे को लगता है कि 10 दिसंबर के मिड दिसंबर से पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि स्टेनो को आ गया तो इसका भी अब देर नहीं लगेगी रिजल्ट आने में। ठीक है, तो एसएससी ने मतलब काफ़ी चीज़ें सुधार की और इस बार हर एग्ज़ाम को उस लेवल पे अकॉर्डिंग मतलब एग्ज़ाम बनाया उसने। ठीक है, तो ये सही था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो पहले हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी थी इस बार। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ, है ना, टोटल वैकेंसी 2025 में कितनी थी? 3131। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट निकलती है, एक एलडीसी, है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क और जीएसए की, और एक होती है आपकी कौन सी, डीईओ की। ठीक है, उसकी होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की होती है। ठीक है, 2 पोस्ट होती है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि बस उनको पता होगा सीएचएसएल की जॉब होती है, बस इतना। 2 कट ऑफ निकलती है, कि एलडीसी जीएसए की, है ना। ठीक है, किसकी? एलडीसी जीएसए जूनियर सेक्रेटरीट की, असिस्टेंट की, और किसकी? डीईओ की, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, तो इस बार अगर पिछली बार की बात करूं मैं 2024 में जो कट ऑफ थी, अगर वैकेंसी की बात करूं, वैकेंसी कितनी थी अप्रॉक्स, कितनी? 39 ऐसी थी, 3900 समथिंग थी, है ना। तब कट ऑफ कितनी गई थी एलडीसी जीएसए की? तब आपकी कट ऑफ गई थी 157 के अप्रॉक्स गई थी। ठीक है, एलडीसी जीएसए की। और डीई की डेटा एंट्री ऑपरेटर की कितनी गई थी? 176। ठीक है, पर इस बार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है और नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का दूसरा फॉर्मूला है इस बार, और सही तरीके से। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो उसके अकॉर्डिंग, शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी मतलब नॉर्मलाइज किया जाएंगे मार्क्स। ठीक है, ये नहीं कि आपका एकदम हाईएस्ट और लोवेस्ट को देख के फिर नॉर्मलाइजेशन, वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत नंबर बढ़ जाते हैं, कभी और कम हो जाते थे। तो उस तरीके से नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेफ अटेम्प्ट की, तो सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? सेफ अटेम्प्ट इस बार जिन लोगों का 65 अगर होगा तो एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें। कितने? 98% अगर एक्यूरेसी है 65 सिलेक्शन है। ठीक है, वैसे मैं आप बताऊंगा कितना कट ऑफ होना चाहिए। वैसे जो एवरेज अटेम्प्ट किया बच्चों ने वो कितना हुआ है? 65 से 75, या तो ये तो तब भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ। आप ये मान करो 70 से आपका 80 के बीच में जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं ना, मतलब एवरेज जो मैक्सिमम बच्चे हैं 70 से 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ठीक है, और जो कुछ 10% बच्चे हैं वो 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस कैटेगरी के हिसाब से जो आपकी सेफ कट ऑफ बनेगी इस बार मैं बताता हूँ कितनी बननी चाहिए। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ यूआर की, तो आपकी यूआर की मान लो कि रॉ कितनी है आपकी? 142 प्लस, इतना आना चाहिए। अगर आपका इतना बन रहा है तो आप सेफ हो। 142 में तब भी कम ही बोल रहा हूँ, 145 मान लो, इतना आपका रॉ बनना ही चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 145 से नीचे नहीं होना चाहिए। यूआर की कट ऑफ किसी हालत में नहीं जाएगी। ठीक है, और ओबीसी की बात करो तो कितना होगा आपका? 138 प्लस होगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करो तो इसकी भी अप्रॉक्स मान लो कि 135 134 के आसपास पर होगी। ठीक है, एसटी की मान लो कितनी होगी? एसटी की मान लो कि 120 124 के आसपास। ठीक है, और इसकी एसटी कितनी होगी आपकी? 100 मतलब 100 से 110 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो ये कट ऑफ रह सकती है इस बार की। ठीक है, किसकी? सीएचएसएल की। तो आपको अगर लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि आपके 150 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, सेफ। अभी नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ेंगे, पर कितने बढ़ेंगे वो आपको नहीं पता। पर अगर आपके मिनिमम रॉ मार्क्स इतने अगर बनते हैं, मतलब आंसर की में आपको देखने को मिलते हैं 145 138 प्लस 134 प्लस और 124। ठीक है, और एससी के लिए कितना? 110 मिनिमम इतना चाहिए। ठीक है, प्लस हो तो वेल एंड गुड है। अगर इतना आपका मिनिमम बन रहा है तो आपको अब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस में लग जाइए। देखिए 2 चीज़ है, अगर अभी देखो किसका मेंस होना है? सीजीएल का मेंस होना है ना, और सीएचएसएल का होना है। अब आपको पता है कि जो सीजीएल का मेंस होगा वो थोड़ा मतलब हाई होगा। ठीक है, जिस हिसाब से एक्यूरेटी पैटर्न मतलब एग्जाम लेवल सेट कर रहा है ना, सीएचएसएल को जैसे सिलेक्शन पोस्ट का हुआ तो भाई एकदम से लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो
PYQ में आया तब भी लेवल सीजल की लेवल की तरह उसने सेट किया, ठीक है। इतना कि थोड़ा सा हमको कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट लगा, मतलब चीज़ें करने में, है ना। पूरे नंबर मतलब पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, पर उसके लिए टाइम चाहिए था, लेंदी हो रहा था, ठीक है। उसी तरीके से देखा जाए तो 10th और 12th का लेवल का उसी एग्ज़ाम के हिसाब से उसने पेपर बनाया था। तो इस बार भी देखना जो मेंस का पेपर होगा ना सीजल का, थोड़ा सा हाई लेवल, मतलब हाई बनेगा ही, ठीक है, क्योंकि मेंस का पेपर है भाई, कैसा भी सेट कर सकते हो। पर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पूरा सिलेबस एकदम अप टू डेट करना है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आपको मॉक लगाओगे, मॉक से क्या होता है कि आप देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ते जाते चैप्टर पढ़ते जाते, पर वो मॉक्स लगाते नहीं, पर उनका हाथ नहीं बैठेगा ना जब तक आपको हर टॉपिक से जब तक क्वेश्चन नहीं क्लिक होंगे, है ना, मतलब रैंडम को मतलब क्वेश्चन नहीं आएंगे, तब तक आप वैसे ही लेजी, मतलब आपका हाथ नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि आप क्या करते हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने की करते हो। पर आपको जब लग रहा है कि जब आप मॉक दे रहे हो, जब किसी चैप्टर में फंस रहे हो, तब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। पर आपको डेली मॉक देना है, डेली मत दो तो आप वीकेंड में कम से कम 2 मॉक तो दो, ठीक है, मेंस का, क्योंकि 2 घंटे का मॉक होता है। साथ ही साथ में आपको कंप्यूटर की भी तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है। और CHSL की बात करूँ तो CHSL का मॉक इस बार जो मेंस का पेपर होगा ना, उसमें थोड़ा सा लेवल करेगा, पर CHSL के हिसाब से आएगा, इजी आता है, ठीक है। और सीजल का जो मेंस होगा थोड़ा सा टफर लेवल में, मतलब मॉडरेट से हार्ड लेवल में जा सकता है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और CHSL का क्या हो सकता है आपका मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मेन चीज़ आपको CHSL में ना, आपको 12th लेवल जो 12th में जो टॉपिक्स होते हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इस बार क्या किया था उसने, टिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, है ना, टिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से, ये चीज़ तो आपने नोटिस किया होगा। और साथ ही साथ में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये टॉपिक्स ऐसे आपको जो 12th में आपने पढ़ के आया हुआ था, तो इन्हीं से ज़्यादा आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे किसमें, CHSL में। और कुछ टॉपिक और कौन सा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये तो मेंस में आता ही था। और दूसरा आपका स्टैटिस्टिक। तो आपको बस इन 5 टॉपिक को एकदम दिमाग में रखना है और इनको पहले कवर कर लेना है आपको। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आपको कुछ आंसर किए कितना कट ऑफ जाएगा इसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आपके मार्क्स आपको लग रहा है कि 150 प्लस है ना, या 140 प्लस है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कुछ नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर दिए, हर दिन अपना ऐड ऑन करते रहिए। देखो अब क्या होगा, डे बाई डे ना एग्जाम का लेवल अप ही होगा। ये नहीं सोचेगा कि आपको वही पुराने घिसी-पिटी क्वेश्चन आ रहे थे ना, जो मतलब पेपर का लेवल तो सेट था, पर जो पैटर्न था ना वो सेम, एग्जैक्टली सेम। इस बार क्या हुआ है कि जो CHSL का आपने पेपर देखा होगा, उसने चीज़ें एकदम बेसिक से पूछी है, पर सफल करके पूछी हैं, और थोड़ा सा ट्रिकी पूछे हैं। ईजी था पर ट्रिकी था, है ना। तो आपको ना एकदम अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली करनी है ना। साथ ही साथ में आपको इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश में आपकी जितनी ज़्यादा वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, और मैंने वोकैब का न्यू सीरीज स्टार्ट किया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना, वोकैब बूस्टर करके। आपको बस कुछ नहीं करना है, आप डेली गो थ्रू होते रहिए वोकैब से। जितनी ज़्यादा आप उससे गो थ्रू होंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, रिमेंबर रहेंगी, ठीक। तो ये थे हमारे कट ऑफ किसकी, CHSL की। 140 प्लस आपके अगर दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि 140 प्लस हो सकते हैं मेरे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब लग जाओ मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस में मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा, अगर मैं बात करूँ तो आपको मेंस के लिए क्या करना है कि पहले कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कंप्यूटर प्लस में आपको टाइपिंग, इनको तो पहले ही आप निपटा लो, है ना, क्योंकि इसको बाद में छोड़ोगे ना आपकी प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी। जितना देखो जो CHSL का जो मेंस होगा, मान लो कि सीजल का मेंस आपका जनवरी के एंड तक हो जाना चाहिए, या फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जैसे ही आंसर किया है इसके विद इन वन मंथ के अंदर आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो जनवरी के मिड में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ CHSL का तो अभी एग्जाम हुआ, तो इसका मान लो कि आपका मार्च तक आपका एग्जाम होगा, मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, जब भी होगा, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो पहले आप कंप्यूटर और टाइपिंग मिनिमम कितनी चाहिए, 35 चाहिए होती है। और आपका जो सीजल में होता है कितना होता है आपका, 30 चाहिए होता है, 30 WPM होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले से प्रिपेयर रहो, है ना, और प्रैक्टिस करते रहो, और चीज़ें ऐड ऑन करते रहिए। आपको लगता है जिस सेक्शन में आप वीक हो, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करते रहो डेली, और रिवाइज करिए। देखो आप ऐसा नहीं कि आपको बनता है तो आप रिवीजन करना छोड़ दोगे। अगर रिवीजन करना छोड़ दोगे तो आपको लगेगा कि फिर से चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अब जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कुछ डाउट लगता है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।